हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीटेट पेपर सेकंड के लिए क्लास 7th की एनसीईआरटी की साइंस की बुक में लेसन 1 पादपों में पोषण डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम पोषक की बात करते हैं कि पोषक क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज ये भोजन के घटक होते हैं, और जो भोजन के ये घटक होते हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इन्हें पोषक कहते हैं। देखिए, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जो पादप होते हैं यानी कि जो पौधे होते हैं स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, लेकिन मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। वे पौधों पर या पौधों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए मानव और अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। देखिए, अब है पादपों में पोषण विधि। सबसे पहले हम पादप में देखते हैं, यानी कि पौधों में। देखिए, पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज इनकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ये जो पदार्थ है जैसे कि जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, खनिज है, देखिए ये उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। देखिए, हम स्वपोषण, स्वपोषी और विषमपोषी की बात करते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाता है। ऐसे पादप जो होते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। जंतु और जो अधिकतर अन्य जीव होते हैं पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। इसमें सबसे पहले हम पत्तियों की बात करते हैं। देखिए, जो पत्तियां होती है वो पादप की यानी कि पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां होती है, इसलिए सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल और खनिज जड़ यानी कि मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। देखिए, जो पत्ती की सतह होती है उस पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। देखिए, ये जो रंध्र होते हैं द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। देखिए, जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती है। देखिए, पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। अब देखिए, पत्तियां होती है उसमें हरा वर्णक होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश यानी कि सौर ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। देखिए, क्योंकि जो खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। देखिए, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित की जाती है, इसलिए जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का एक परम स्रोत होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो फिर खाद्य उपलब्ध नहीं होगा और सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। देखिए, इसके अलावा सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। देखिए, इसको हमने एक समीकरण द्वारा दर्शाया है। देखिए, इसमें ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पत्तियों में मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति
बताती है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम संपन्न हो चुका है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। देखिए, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी कि रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, यानी कि उसको ढक देते हैं। देखिए, इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनसे बनता है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में भी होता है। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो एक नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। वायु में जो नाइट्रोजन होती है वो गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन जो पौधे होते हैं वो इसका जो अवशोषण होता है वो इस रूप में नहीं करते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। ये विषैले पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। देखिए, जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की बहुत अधिक प्रचुर मात्रा होती है। देखिए, अब हम अमरबेल की बात करते हैं। ये परजीवी है, क्योंकि परजीवी का उदाहरण अमरबेल होता है। देखिए, जो अमरबेल होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। अपना भोजन ये उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, लिपटे होते हैं। जिस पर ये लिपटे होते हैं परपोषी होते हैं। देखिए, जो अमरबेल होता है वो पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, इसलिए अमरबेल को परजीवी कहते हैं। देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जंतुओं का भक्षण कर जाते हैं। ऐसे पादप भी है जो कीटों को पकड़ते हैं, उन्हें पचा जाते हैं। ये हरे या अन्य किसी भी रंग के हो सकते हैं। देखिए, अगर हम वीनस फ्लाई ट्रैप या संडियो कीट बक्सी या घटपर्णी की बात करें तो इसकी घड़े यानी कि घट के समान ये दिखाई देता है। इसकी जो घट के समान दिखाई देने वाली संरचना होती है, वास्तव में ये उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग होता है। देखिए, पत्ते का जो शीर्ष भाग होता है वो घड़े का ढक्कन बनाता है, और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके होते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब भी कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के बीच में फंस जाता है, और घड़े में जो पाचक रस होते हैं वो उनका पाचन कर जाती है कीटों को भक्षण करने वाले ऐसे पादप को कीटभक्षी पादप कहते हैं। अब है मृतजीवी। देखिए, वर्षा के दिनों में जो वृक्ष होते हैं उसकी सड़ी गली टूटी टहनी अथवा तनों या छाल पर छाते के समान हमने सबने संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। देखिए, जो सड़ी गली वस्तु पर जो संरचना उगती है या जो टूटी टहनियों पर संरचना उगती है तनों या छाल पर छाते के समान, उसको छत्रक बोलते हैं। देखिए, एक क्रियाकलाप के बारे में हम बताते हैं। देखिए, ब्रेड या फिर जो डबल रोटी होती है उसका एक टुकड़ा लेंगे और उसको जल में भिगो लेंगे। इसे किसी नम और उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख देंगे। उस समय तक रखा रहने देंगे जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। देखिए, ये जो धब्बे होते हैं हम देखेंगे आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अवलोकन करेंगे। ठीक है, उसमें हमें रुई के धागे के समान संरचना दिखाई देगी। ये जीव जो होते हैं कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि